हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। सेफ हैं, सुरक्षित हैं? चलिए, आइए हम लोग पिछले क्लास में जहाँ तक हम लोग पढ़े थे बस वहीं पर से हम लोग उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक कंडक्टिंग वायर लेते हैं और इस दोनों एंड का पोटेंशियल में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए जिससे कि करंट फ्लो करे। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब सवाल उठता है कि करंट फ्लो करेगा तो मान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस जैसे मेंटेन होगा तो करंट यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे से टक टक यहाँ तक आया, फिर यहाँ से टक 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 यहाँ तक आया, तो यहाँ से यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो करंट का बहना तो बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन हमें तो करंट को फ्लो कराना है और करंट को फ्लो कराने के लिए देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स, यानी इस दोनों एंड के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जरूर होना चाहिए। लेकिन अब पोटेंशियल डिफरेंस को हमें मेंटेन रखना है, तभी तो जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो पास करेगा, करंट फ्लो करेगा। अब सवाल उठता है कि हम कुछ ऐसा उपाय करें, क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया और फिर से ये किसी तरह यहाँ इस एंड पे आ जाए तो ये क्या होगा कि हमारा रोटेशन चलता रहेगा कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ से और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये घूमता चला जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा युक्ति, एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं जिसका नाम है सेल। जरा सा, ये सेल क्या है? ये एक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो इस दोनों एंड के पोटेंशियल के डिफरेंस को मेंटेन रखता है। यानी ये सेल एक ऐसा उपाय है, ये एक ऐसा युक्ति है जो इस दोनों एंड के पोटेंशियल को कभी बराबर होने ही नहीं देता है। हम लोग बचपन में 6-7 स्टैंडर्ड में 8 स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 100% सही है, लेकिन वो केमिकल एनर्जी से कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग मोटे तौर पर ये समझेंगे कि सेल क्या है। सेल एक ऐसा डिवाइस है जो इस दोनों एंड के पोटेंशियल को कभी बराबर होने ही नहीं देता है। पोटेंशियल को बराबर नहीं होने देगा तो करंट का फ्लो बरकरार रहेगा और यही तो हमें चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग, इस एंड से इसको एक सेल के द्वारा हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब जरा देखिएगा, ये सेल का प्रतीक है, सिंबल ऑफ सेल। धीरे धीरे हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ते चले जाएंगे तब देखेंगे कि अलग अलग रेजिस्टेंस का अलग, रेजिस्टर का अलग, स्विच का अलग, प्लग का अलग, रेजिस्टेंट का अलग, तो सेल का अलग, बैटरी का अलग। अब देखिए, जब बैटरी टर्म आ जाता है तो हम लोग पहले बैटरी क्या है पहले वो चीज समझेंगे। बैटरी क्या है कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये जो बड़ा वाला लाइन है ये छोटा वाला लाइन है। बड़ा वाला लाइन प्लस को डिनोट करता है और छोटा वाला लाइन माइनस को डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो इस तरह से बना शुरू हुआ, इधर से इधर आया और यहाँ पर इस सेल से होते हुए टक 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 करते हुए इस एंड पे आता है। इस एंड से इस एंड पे आया, फिर से ये चलना शुरू हो गया, फिर यहाँ तक आया, फिर इस एंड से यहाँ तक आया, फिर इस तरह करके चलना शुरू आया। तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन से आ रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर से किधर आएगा? तो ये हमेशा याद रखना है कि करंट का डायरेक्शन जो है वो एज्यूम किया गया है कि जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से इधर से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा? ये हमेशा इधर से। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल के अंदर में, बैटरी के अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, किस तरह ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है। इसके अंदर में क्या होता है कि आयंस का डिसोसिएशन होता है और आयन जो है वो क्या करता है, एक एंड से दूसरे एंड पर जो है एक दूसरे को इंटरचेंज करता है, जिसके कारण जो है ये इलेक्ट्रॉन का बहाव जो है ये बिल्कुल ही चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। तो ये चीज समझ में आ गया कि सेल क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है। ये बात समझ में आ गया। चलिए, जब इलेक्ट्रिक करंट को ये मेंटेन करता है तब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो सिंपली हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, और यू मे कॉल्ड इट फ्लो ऑफ चार्जेस। तो फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। 100% सही। लेकिन बात फिर घूम के वहीं पर आ जाती है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट मेजरेबल क्वांटिटी है देन इट शुड बी मेजर्ड। लेकिन हम जो अभी डेफिनेशन दे रहे हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, क्या आप करंट को कैसे मेजर कीजिएगा?
हाउ कैन यू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? चलिए हम लोग अब करंट को मेजर करने का कोई उपाय करते हैं। अब इसी पर आइए, अगर यही वायर है, अगर इस वायर में से अगर हम, वायर तो बहुत लंबा होता है, तो बहुत लंबा वायर होता है, तो हम कैसे पता चलेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन्स, कितना चार्ज उधर से जो है गुजर रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं, एक वायर जनरली क्या होता है, सिलेंड्रिकल इन शेप, तो उसका एक फेस जो है ये क्या होता है, अगर इसका हम एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर हम इसका ट्रांसवर्सल सेक्शन अगर इसका हम कट आउट कर लें, जैसे कि आप सलाद खाते हैं, खीरा, ककम्बर, खीरे को जिसमें कैसे सलाद की तरह जो है उसको स्लाइस के रूप में उसको हम करते हैं, तो ठीक इस तरह का जो अपीयरेंस हो जाता है। उसी तरह इस वायर का अगर हम ट्रांसवर्सल सेक्शन, अगर क्रॉस सेक्शनल एक कट आउट निकालें तो कुछ इस तरह का होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब क्या हो गया, अब हमारे पास एक छोटा सा जगह है, अब यहां पर हम नंबर ऑफ चार्ज इसमें से कितना फ्लो करता है एक सेकेंड में, एक सेकेंड में दिए गए क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना कूलम चार्ज पास आउट होता है, क्रॉस करता है, बह कर निकलता है, बस वही तो इलेक्ट्रिक करंट है। जैसे फॉर इंस्टेंस हम मान लेते हैं कि इसमें से क्यू कूलम चार्ज जो है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से ये पास आउट होता है। क्यू कूलम चार्ज कितना सेकेंड में, हम घड़ी देखकर टाइम देख लिए, ओ टी सेकेंड में, इन टी सेकेंड क्या करता है, क्यू कूलम चार्ज जो है इसमें से होकर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से होकर पास करता है। तो टी सेकेंड में क्यू कूलम चार्ज पास आउट होता है। हम देखें, अच्छा एक सेकेंड में कितना करता है भाई, तो क्यू बाय टी, इतना चार्ज जो है वो क्या करता है, एक सेकेंड में पास आउट करता है। बस यहीं से हम लोग जो है करंट का, यानी आई दैट इज कॉल्ड करंट, इसका हम लोग डेफिनेशन उठाएंगे। क्या होता है भाई, कि अमाउंट ऑफ चार्जेस या नंबर ऑफ चार्जेस आल्सो वी कैन कॉल इट, कि नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मैं फिर से रिपीट करता हूं इस डेफिनेशन को, आप गौर से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि टी सेकंड में क्यू कूलम चार्ज इस दिए गए क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास आउट हुआ, तो एक सेकंड में कितना किया, इतना किया, क्यू बाय टी किया, दैट इज ओनली कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी आई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाय टी। आप फॉर्मूला को देख सकते हैं यहां पर, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। बात समझ में आ गया? कि अब देखिए फिर से मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड, या नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड। इस तरह करके आप इस फॉर्मूले को बना सकते हैं। नाउ इट कैन बी मेजर्ड इजिली, वेरी वेरी इजिली। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, यानी क्यू का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है कूलम, टाइम का होता है सेकेंड, आई का होता है एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं। एम्पियर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है। यानी 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो गया, जरा नीचे आइए, 1 एम्पियर, यानी इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो गया, 1 कूलम पर सेकेंड। बात समझ आया? यानी आई इक्वल टू क्यू बाई टी। और इसी हिसाब से अगर हम एम्पियर को डिफाइन करना चाहें तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बन जाता है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफाइन 1 एम्पियर। तो हम क्या डिफाइन करेंगे इसका, कि if 1 coulomb is charge, if 1 coulomb of charge is passing through the given cross sectional area in 1 second, then the current flowing through the conductor is said to be 1 ampere। यदि 1 कूलम चार्ज दिए गई अनुप्रस्थ परिच्छेद से अगर जो है 1 सेकेंड में अगर वो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर मूव करता है, तो हम कहते हैं कि उस चालक तार से होकर 1 एम्पियर की धारा प्रभावित हुई। बात समझ आ गया? तो यहाँ पर हम लोग 2 फॉर्मूला अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। 2 फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा, पहला नंबर फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, V इज इक्वल टू W बाय Q, यानी ये पढ़ा था हम लोगों ने W इज इक्वल टू V इंटू Q। अब देखिए कि अगर यहाँ पर एक डेफिनेशन क्या आ गया, I इज इक्वल टू Q बाय T,
यानी हम इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो इसमें से हमारा अगर इस Q को अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें इसका वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस चीज़ को आप देखेंगे W इज इक्वल टू वी आई टी। एक फॉर्मूला हमारा नया फॉर्मूला यहाँ पर भी जनरेट हो जाता है। ठीक है, आइए अभी जो हमने अभी इलेक्ट्रिक करंट के विषय में पढ़ा उसका एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा, उसी के आधार पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ 5 इंटू 10 टू द पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस थ्रू एन एरिया पर मिनट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। अब है कि इतना इलेक्ट्रॉन पास आउट होता है गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से, और हमने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ चार्जेस, कितना चार्ज फ्लो किया, तो हम इसको चार्ज में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं सो सिंपल, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है भाई, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो इतना इलेक्ट्रॉन्स, तो इतना 5 इंटू 10 टू द पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 15 कूलम। अब है कि इतना कूलम चार्ज 1 मिनट में क्रॉस करता है, यानी 60 मिनट में करता है। तो टाइम दिया हुआ है हमारा 1 मिनट, तो 1 मिनट बराबर कितना हो गया, 60 सेकेंड्स। Q हमारा क्या हो गया, Q हो गया हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 15 कूलम। I निकालना है, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय टी। I इज इक्वल टू Q बाय टी। तो Q हमारा क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 15 बाय टाइम कितना है, 60 सेकेंड। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं इतना सा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। और सॉल्यूशन करने के बाद जो भी आएगा आप यहाँ पर एम्पियर लिख देंगे। बात समझ में आ गया, इसको आप गौर से देखेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। अगर कोई इसमें अगर दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इसको पूछेंगे। अब हम लोग जब इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पढ़ लिए, पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बार बार हमारे मुंह से कंडक्टर, कंडक्टिंग वायर निकलता है, तो आप जरा सा समझ लें कंडक्टर किसे कहते हैं और इंसुलेटर किसे कहते हैं। कंडक्टर कहते हैं चालक और इंसुलेटर कहते हैं कुचालक। कंडक्टर वैसा सब्सटेंस होता है, वैसा मटेरियल होता है जिसमें से होकर करंट फ्लो कर सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें से फ्लो कर सकता है इजीली, आसानी से। और इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो सके। अब सवाल उठता है कि कंडक्टर में ऐसा क्या है जो पास हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाता है, और इंसुलेटर में ऐसा क्या है जो उसमें से होकर इलेक्ट्रिक करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं हो सकता है। होता क्या कि जनरली जितना भी मेटल्स है वो करीब करीब वो सब कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है किसी में ज़्यादा किसी में कम लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स जरूर होता है मेटल में, इसलिए जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से अगर मेटल की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर। चूंकि सिल्वर, चांदी जिसे हम कहते हैं, सिल्वर चूंकि कॉस्टली होता है, इसलिए हम लोग सिल्वर की जगह पे हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर। कॉपर के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आयरन, आयरन के बाद एनी अदर मेटल वी कैन यूज। लेकिन जनरली हम लोग कॉपर या एल्यूमिनियम का यूज एज ए कंडक्टर कर सकते हैं। तो सॉलिड्स में जितना भी मेटल है वो सब कंडक्टर है, और जितना भी नॉन मेटालिक सब्सटेंसेज है वो करीब करीब सब का सब इंसुलेटर है। एक्सेप्शनल केस में क्या है, एक्सेप्शनल केस में आप देखिए जैसे कार्बन है, कार्बन का 2 एलोट्रोप है, एक है डायमंड और एक है ग्रेफाइट। तो इसमें डायमंड जो है ये इंसुलेटर है, लेकिन ग्रेफाइट जो है इसमें फ्री मूवेबल या मोबाइल इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इसलिए एक एक्सेप्शनल केस में है ग्रेफाइट जो कि नॉन मेटल है, और उसके बाद वो भी जो है गुड कंडक्टर है। लेकिन जनरली जितना भी नॉन मेटल होता है वो सारा का सारा इंसुलेटर होता है। लिक्विड्स में
जिसमें अगर कोई एसिडिक लिक्विड होता है या जिसमें कोई सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, अगर वो लिक्विड होता है तो जनरली लिक्विड में वो बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन जैसे वाटर की बात करते हैं, डिस्टिल वाटर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल वाटर से होकर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन उसी में अगर थोड़ा सा अगर हम एसिड डाल दें या सॉल्ट अगर डाल दें तो वो लिक्विड क्या होता है, वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर सकता है। तो हम लोग अभी कंडक्टर और इंसुलेटर ये हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिए, करंट पढ़ लिए, तो अब आते हैं एक टर्म आता है उसमें, रेसिस्टेंस। क्या आता है इसमें? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। नाम से ही लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है। यानी कि जब किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल से, कंडक्टिंग वायर से होकर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, वो तो हाई पोटेंशियल पर रहता है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन जो है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनों का सैलाब जो है उस मटेरियल से होकर गुजरता है। तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो मटेरियल जिस पार्टिकल का बना हुआ है उसके साथ भी कोलाइड करता है, और बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आपस में भी बहुत ज़्यादा कोलाइड करता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसके फ्लो में जो है रोध उत्पन्न होता है कि जिस सुगमता से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता था, लेकिन उस सुगमता से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाता। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्स्टेकल ऑफर्ड हुआ है उस इलेक्ट्रॉन्स के बहने के रास्ते में, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के रास्ते में। और हकीकत में अगर देखा जाए तो वो जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, वो जो अवरोध उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉनों के फ्लो में, दैट इज ओनली कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो चलिए अभी हम जो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े उसको हम लोग जो है शब्दों में ढालने का प्रयास करते हैं कि क्या है भाई। इट इज, व्हाट इज रेजिस्टेंस? तो इट इज द ऑब्स्टकल और hindrance also you may called, hindrance बाधा, offered, it is the obstacle or hindrance offered while flowing the charges, or you may call it electric current also, कि करंट के बहने में, उसके रास्ते में जो ऑब्स्टकल या हिंड्रेंस उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। लेकिन अब इस तरह तो हम रेसिस्टेंस को समझ गए, लेकिन अब इसको और अच्छे ढंग से जो है फॉर्मुलेट किया है ओम्स ने। एक बहुत जाने पहचाने माने जो है वो फिजिसिस्ट है, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं ओम्स, जिन्होंने कि ओम्स लॉ दिया। पूरी दुनिया सब कोई जानते हैं ओम्स लॉ। तो आज हम लोग अब क्या करेंगे, ओम्स लॉ को पढ़ेंगे और ओम्स लॉ के आधार पर हम समझेंगे कि रेजिस्टेंस हकीकत में है क्या चीज। तो आइए अब हम लोग एक बार ओम्स लॉ की तरफ चलते हैं। आइए, ओम्स लॉ। अब देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है कि इसके पहले हम एक बार फिर से जो है उसको रिपीट करना चाहेंगे कि हम सबसे पहले इनिशियली इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रिक करंट होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा उतना ही करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो ये जो हम समझे इसका मतलब क्या हुआ कि ये आई करंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, एक शर्त है कि जो भी फिजिकल कंडीशन है उस समय का, जैसे टेम्परेचर, ये बहुत जरूरी है, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। हालांकि यहाँ पर प्रेशर, ह्यूमिडिटी ये सारा भी कांस्टेंट होता है। उसी हिसाब से जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा यानी इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट। तो इसको अगर हम इक्वेट करने का प्रयास करें तो यहाँ पर क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा जो कि बराबर हो जाएगा V बाय आई के। तो ये जो कांस्टेंट है ना, यही ओम ने क्या कहा, इस कांस्टेंट को ही रेसिस्टेंस R से इसको जो है इंडिकेट किया, यानी R बराबर ये क्या हो गया V बाय आई। इससे हमारा क्या हो गया, V इज इक्वल टू I इंटू R। ये है ओम्स लॉ। और इसमें क्या है कि यहाँ पर जरूर लिखेंगे वेयर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट,
अब देखिए यहाँ पर एक बार ये ओम्स लॉ आप समझ में आ गया कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब अगर इसको कांस्टेंट बनाने का प्रयास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V बाय I इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है ये है रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर से हम रेजिस्टेंस का डेफिनेशन बनाने का प्रयास करेंगे। रेजिस्टेंस क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, रेजिस्टेंस क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है भाई, तो यहाँ पर अगर इस चीज को अगर हम दूसरे ढंग से अगर हम समझने का प्रयास करें, या इस चीज को भी अगर हम ढंग से समझने का प्रयास करें कि I क्या है भाई, कि अगर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, V है, और यहाँ से अगर इस फॉर्मूले को अगर हम इस ढंग से अगर हम लिखें कि I इज इक्वल टू V बाय R, आप देख रहे हैं यहाँ से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाय R। तो यहाँ से हम एक चीज और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्ट and I is inversely proportional to R, or you may write it I is directly proportional to 1 by R। अब इस दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, I is equal to V by R implies that क्या हो जाएगा, V is equal to I R। ये है हमारा ओम्स लॉ, और इस ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हम कर सकते हैं कि जिस रेशियो से वोल्ट को बढ़ाएंगे। मान लीजिए हम इस चीज को समझाने का प्रयास करते हैं, जरा सा यहाँ पर देखिए, ये ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसको हम लोग एक रफली इसको वेरीफाई करने का प्रयास करते हैं कि क्या V बाय I का रेशियो हकीकत में कांस्टेंट होता है या नहीं होता है। एक हम एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि V इज इक्वल टू, मान लेते हैं 50 वोल्ट लेते हैं, I इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 20 एम्पियर। तो इसका अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू V बाय I, यानी 50 बाई 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5 ओम। अब मान लेते हैं हम लोग देखें क्या कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्ट। तो जिस हिसाब से वोल्ट बढ़ेगा, सेकंड केस में अगर हम वोल्ट को हम दुगुना कर देते हैं, मान लेते हैं 100 वोल्ट मान लेते हैं, तो उसी हिसाब से I हमारा क्या हो जाएगा, 40 एम्पेयर हो जाएगा। तो R हमारा क्या निकल जाएगा भाई, 100 बाई 40, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2.5 ओम। अगर इसी तरह अगर हम इसको घटा देते हैं, वोल्ट को अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं 25 वोल्ट, और उसी हिसाब से करंट भी हमारा हो गया 10 एम्पेयर, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 25 बाई 10 इक्वल टू 2.5 ओम। तो यहाँ पर हम तीनों केस में क्या देखें कि V और I का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट 2.5, 2.5, 2.5, इस केस में 2.5 ओम हर केस में निकल रहा है। तो ये ओम जो हमने बार बार लिखा वहां पर, वो क्या है कि रेसिस्टेंस का SI यूनिट है। रेसिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, वो होता है ओम। इसको हम सूचित करते हैं कैसे, लाइक दिस, ठीक है। और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, यानी क्या होता है, पर ओम। इसका SI यूनिट होता है सीमेन। इसको अगर हम ग्राफिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो जरा सा कोने में थोड़ा सा आ जाइएगा इधर। ये V और I इसका रेशियो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होता है, और यही हमारा R होता है।